नमस्कार। आज की क्लास में हम पॉवर्टी के दो टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला है सामाजिक निषेध अथवा अपवर्जन, जिसे इंग्लिश में सोशल एक्सक्लूजन भी कहते हैं। दूसरा है असुरक्षा या भेद्यता, जिसे वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। दोनों क्या है, इसको बारी बारी से जानते हैं। जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, ऐसे वैज्ञानिक जो समाज के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता है। उन लोगों ने समाज को गहराई से देखा, समझा, परखा, तो गरीबी को निर्धारण करने के लिए, पॉवर्टी को निर्धारण करने के लिए कुछ चीज और ऐड किया। इसका मतलब कुछ न कुछ पहले से था। पहले आय और व्यय को खर्च भी कहते हैं। इनकम और एक्सपेंशन के बेसिस पर किसी को गरीब कहा जाता था। अब जिसकी आमदनी एक फिक्स कर दी जाती थी कि इसकी आमदनी इतनी है और खर्चा सिर्फ इतना ही कर पाता है, तो वह गरीब है। लेकिन बाद में कुछ और चीज भी जुड़ा। पिछले क्लास में हम बात किए थे कि इसमें स्वच्छ पानी का न मिलना भी गरीबी का एक गरीबी में ही शामिल होता है। देखिए, कोई व्यक्ति है, उसको साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, क्लीन वाटर, तो वह भी गरीब कहलाता है। सही तरीके से उसको रोजगार न मिले, स्वास्थ्य सेवा न मिले, तो भी वह गरीबी में जी रहा है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति में न्यूनतम शालीनता नहीं है, शालीनता कहने का मतलब आप देखेंगे अपने समाज में आज कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुछ सभ्य और सुशील होते हैं, कुछ सभ्य सुशील नहीं होते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा गाली गलौज ही करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी निर्धनता की कैटेगरी में माना जाता है। मीन्स निर्धनता का वह एक सूचक है, विशेषता दे दिया गया है। यदि कोई गाली गलौज इसलिए भी करता है क्योंकि वह अनपढ़ है, या फिर कह लें कि उसमें नैतिकता नहीं है। यदि वो थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता या फिर उसे कुछ समाज का ज्ञान होता, क्या सही क्या गलत है, तो पक्का है कि वह गाली गलौज नहीं करता। तो गाली गलौज करना भी एक तरह से निर्धनता का सूचक है। कोई व्यक्ति बीमार है और इलाज नहीं करवा पा रहा है, मतलब वह स्वास्थ्य सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उससे स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रहा है, तो भी वह गरीब है। तो हम कई आधार पर किसी व्यक्ति को या किसी समाज की एक खास हिस्से को गरीब कह सकते हैं या निर्धन कह सकते हैं। सिर्फ इसमें आय या खर्च ही नहीं जुड़ता है, बल्कि कई कारण हैं। वह कारण एक बेहतर माहौल का न मिलना होता है। कोई व्यक्ति है जिसमें पूरी संभावनाएं हैं कि वह अभी वर्तमान में गरीब हो, और उस पूरी संभावनाएं हैं कि उसे यदि बेहतर माहौल मिले तो वह अच्छा कर सकता है और अपने आप को गरीबी से निकाल सकता है। लेकिन बेहतर चूंकि माहौल नहीं मिलता है, तो वह उस स्थिति में नहीं जा पाता है। अक्सर जो रिक्शा चालक का बेटा होता है, ढाबा पर काम करने वाले का जो बेटा होता है, ढाबा पे काम करने वाले का, न कि ढाबे वाले का, ढाबा जो चलाता है उसके पास संपत्ति बेहतर स्थिति में होता है। जो ढाबा पे काम करता है या होटल में काम करता है, होटल में जो आसपास का जो होटल है, उन होटलों में ऐसे लोगों का जो परिवार है गरीबी में ही गुजरता है। लेकिन चलिए एक छोटा सा वाकया बता देते हैं। गांव घर में खाना बनाने वाले को हलवाई भी कहते हैं, कुछ लोग उसको भंसिया भी कहते हैं। यदि कोई आदमी गांव घर में खाना पका रहा है तो भंसिया कहलाता है। शहर में करता है तो महाराज भी कहते हैं ऐसे लोगों को जो खाना पकाता है। लेकिन सोचिए, जो ताज होटल में खाना पकाता है, बनाता है, वह भी एक तरह का भंसिया ही है।
लेकिन चूंकि वह ताज में काम कर रहा है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है, तो वह मास्टर शेफ कहलाता है, भंसिया नहीं कहलाता है। न ही उसको महाराज न ही हलवाई कहते हैं। कुछ तो अंतर आ रहा है, परिवेश का, माहौल का चेंज हो रहा है, उसमें कुछ क्वालिटी आ जाने के बाद उसका नामकरण या फिर उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। ऐसा ही यदि कोई व्यक्ति किसी छोटे से होटल में बना रहा है, गांव में है या फिर छोटा सा बाजार में है, कस्बा में है, किसी होटल में बना रहा है खाना, तो उसको लोग बहुत ही कम वैल्यू देते हैं, समाज के लोग। लेकिन यदि वही व्यक्ति किसी बड़े से होटल में काम करना शुरू कर दे, उसके पास पूरा स्किल है, ये वो भले ही अनपढ़ ही क्यों नहीं हो। देखिए, अनपढ़ और मूर्ख में थोड़ा अंतर होता है, बहुत का अंतर होता है अनपढ़ और मूर्ख में। तो अनपढ़ ही भले क्यों नहीं हो, लेकिन उसे वो मास्टर है अपने काम में, बहुत अच्छा कर लेता है, तो वह किसी उस व्यक्ति को यदि किसी बड़े से होटल में काम मिल जाए, वह ताज हो या दूसरे जो प्रमुख और प्रसिद्ध होटल है, तो उस समाज उसको अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि माहौल अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छा मिल पाता है, इसलिए भी। ऐसे बहुत बात है इसको बताने के लिए, लेकिन चलिए इधर आते हैं। लोग ऐसे लोगों को ऐसे लोग समाज जो गरीब होते हैं, वो समाज से दूर, समाज में जो लोग रह रहे हैं, दूसरे लोग जो पूर्णतः संपन्न होते हैं हर एक मामले में, ऐसे लोगों से हट के दूर रहना पड़ता है उन लोगों को। यही निषेध अथवा अपवर्जन या एक्सक्लूजन कहलाता है। अब देखेंगे कि एक खास प्रकार के जाति का घर एक जगह होता है, जो समाज के दूसरे जो संपन्न लोग हैं उससे अलग होता है। ये शहरों में खास करके बहुत ही स्पष्ट देखने के लिए मिल जाता है। यदि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोग है, तो उस एरिया में जितना भी लोग रह रहा है झुग्गी झोपड़ी में ही रहेगा, मतलब वह गरीब है और बस जी रहा है। उसको न तो सही तरीके से साफ पानी मिलता है, न सही परिवेश मिलता है, न सही हवा मिलता है, न उसको सही तरीके से इलाज करने के लिए सुविधाएं मिलती है, न ही उसके बच्चों को सही स्कूलिंग मिल पाता है। तो कई कारण है, ये लोग एक समाज में अपवर्जन का जीवन बिताते हैं, या कहने की जिसे कहते हैं हटा देना, अलग कर देना। तो एक मोटे तौर पे कह सकते हैं कि अलग कर देना। जो सुविधा समाज के दूसरे संपन्न लोग ले रहे हैं, उस सुविधा से ये तो पूर्णतः वंचित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब देखेंगे गांव के में भी यदि गौर करें अपने गांव में, तो एक खास तरह की जाति के लोग एक खास तरह के काम को ही करने के लिए बने हैं और उसकी पहचान बना दी गई है। जो दलित वर्ग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, और ऐसे लोगों को काफी परेशानियां झेलना पड़ता है, और उनकी सैलरी भी कम होती है, काम भी उसी तरह से मिलता है, और एक खास तरह के काम करने के लिए उनको लगा दिया जाता है। आज पिछले कुछ दशक पहले, तकरीबन 20 साल से 40 साल पहले जाए, 20 से 30 या अथवा 40 साल पहले जाए, तो यह बहुत स्थिति खराब थी इन लोगों की। पिछले 20 से 30 सालों में काफी स्थिति सुधरा है, खास करके इस सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में काफी स्थिति सुधरा है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग समाज से पूर्णतः अलग ही रहा करते थे। भारत में हालांकि जातीय व्यवस्था बहुत पहले से ही था और अभी भी वर्तमान है, फिर भी पहले की तुलना में स्थिति बहुत ही सुधरी है। तो कई सारे लोग अभी भी सुविधा से वंचित हैं। और देखें तो जो समाज के बड़े लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, अथवा ऐसे लोग जो संपन्न वर्ग हैं, जाति कहने का मतलब कि जो कास्ट सिस्टम है उसी से मेरा नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो आमदनी में भी उच्च हो, मीन्स उस कैटेगरी के लोग हों, तो उनको जितना सुविधा मिल पाता है उससे बहुत ही कम सुविधा आम लोगों को मिल पाता है, जो बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं। तो यह स्थिति सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। और इसमें जो है अक्सर वही लोग होते हैं जो निम्न कोटि के लोग हैं, बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी आमदनी बहुत ही कम होती है। ये जो सामाजिक अपवर्जन है, यह लोगों की आय को कम तो करता ही करता है, साथ ही यह उसके
यह साथ ही इससे कई गुना भारी क्षति पहुंचा सकता है या पहुंचाता भी है। कई मायनों में काफी हानि होती है समाज के खास वर्ग के लोगों को। इसका अगला पॉइंट है असुरक्षा, या जिसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं, भेद्यता। असुरक्षा कैसा, जो कहते हैं निर्धनता की असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि वर्तमान में गरीब है तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में भी वह गरीब हो। यह स्थिति निर्धनता के प्रति असुरक्षा कहलाता है। अब वह कोई व्यक्ति क्या कौन है सो जान लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों में जो विकलांग होते हैं, जिसे अब दिव्यांग कहा जाता है, यदि कोई हाथ पैर या फिर किसी अंग से अपंग हो, ऐसे व्यक्ति भविष्य में गरीब रहने की संभावनाएं होती हैं ऐसे व्यक्तियों को। यदि कोई विधवा औरत हो, कोई अनाथ बच्चा हो, संभावनाएं हैं कि गरीब ही रह सकता है। अब यह नहीं कह सकते हैं कि गरीब ही हमेशा रहेगा। यदि वह अपने अंदर के बचे हुए जो भी एनर्जी है, जो भी संभावना या रिसोर्सेज है, उसका इस्तेमाल करे तो अच्छा कर सकते हैं। और कई ऐसे उदाहरण भी हैं, लेकिन इसकी पूरी संभावना वर्तमान में है फिलहाल कि वह ऐसे व्यक्ति गरीब ही रहे, कमजोर ही रहे, और उनका जो आमदनी का सोर्स काफी कम हो और सीमित हो, वे काफी उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसमें दलित वर्ग भी आते हैं, जो भारत में जातीय वर्ण व्यवस्था है उसमें दलित वर्ग जो है वो भी आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति भी इसमें आ जाते हैं, जिनका जो वर्तमान में गरीब तो हैं, लेकिन ये पूरी संभावनाएं है कि आने वाले समय में भी वह गरीब ही रहे। जो व्यक्ति समाज में ऐसे व्यक्तियों की स्थिति तब और दयनीय हो जाती है जब कोई नेचुरल जब नेचुरल डिजास्टर आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, तो भी सबसे अधिक प्रभावित यही लोग होते हैं। बाढ़ हो, तूफान हो या भूकंप हो, ये सब हर एक के लिए होता है, ना कि किसी विशेष जाति या किसी विशेष लोग के लिए। ये सब गरीब या अमीर को नहीं देखता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित यही लोग होते हैं। और जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम गरीबी से निकलने प्रयास कर रहे होते हैं, जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, बाढ़, भूकंप वगैरह वगैरह, तो वह फिर से उनको गरीबी में धकेल देता है। एक इसको उदाहरण से समझते हैं। समोखन है, इसके पिताजी काफी गरीब थे। यह काफी मेहनत किया और थोड़ा पढ़ लिख करके थोड़ा ज्यादा रुपया कमाने लगा अपने पिताजी से, और ये पूरी संभावनाएं है कि अगले 5 साल में यह बेहतर स्थिति में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक है, तो इस कोविड-19 के दौर में काफी कामकाज ठप हो गया है और इस तरह से कई लोगों का रोजगार भी चला गया है। एक रिपोर्ट कहता है कि सिर्फ भारत में लगभग 1 करोड़ कुछ लाख नौकरियां चली गई है। यह आने वाले समय में और बढ़ सकता है आंकड़ा। तो इसमें समोखन का भी नौकरी चला गया, और उसके घर पे जो बचत था घर में, वह भी धीरे धीरे खपत हो रहा है। तो आने वाले समय में प्रत्येक दिन का जो गुजारा होगा वह भी संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में यह कर्ज जाल में फंस सकता है, अथवा जो जमा पूंजी यह कुछ दूसरे काम के लिए रखा था, वह जमा पूंजी खत्म होने पर वह काम भी नहीं हो पाएगा। इस तरह से यह फिर से गरीबी की स्थिति में ही रहने लायक होगा अगले कई सालों तक, जब तक स्थिति सुधरे नहीं। ऐसा ही स्थिति बाढ़ के समय होता है, भूकंप के समय होता है, सुनामी, चक्रवात को झेलने वाले लोग इस तरह के चपेट में आ जाते हैं। हालांकि वह पूरे समाज के लोगों के लिए होता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित समाज के सबसे पिछड़े लोग ही होते हैं, जो गरीब होते हैं। और इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि वह आने वाले समय में भी इसी स्थिति में रहे। तो यह सामाजिक निर्धनता के प्रति सामाजिक असुरक्षा को बताता है, और सबसे प्रभावित होने वाले लोग गरीब लोग ही होते हैं। यह 2 टॉपिक था मोटे तौर पे। इसके का अगला जो टॉपिक है वह निर्धनता रेखा है, पॉवर्टी लाइन है। और
इसके बाद मुझे लगता है कि 6 से 7 क्लास और लगेगा इसको खत्म करने में, इस चैप्टर को खत्म करने में। हम लोग ठीक स्थिति से चल रहे हैं। एक बात याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं। कुछ दिन एक बच्चा 5-7 साल का बच्चा था और वह इंग्लिश पढ़ना सीख रहा था, मीन्स इंग्लिश का बुक पढ़ना सीख रहा था। तो वह स्पेलिंग वगैरह वगैरह सब तो समझ गया था कि ये ए है, पी है, बी है, टी है, ऐसा ये सब। लेकिन यदि कहीं लिखा हो RAT तो यह सिर्फ RAT ही पढ़ता था, रैट नहीं पढ़ पाता था। तो एक दिन वह पढ़ रहा था FROG। अब FROG तो पढ़ रहा है और साथ में चित्रों था, मतलब कि मेढक का चित्र बना हुआ था, जैसे मेढक रहता है। तो वह पढ़ रहा था FROG, बैंग मीन्स बैंग, वह फ्रॉग नहीं पढ़ रहा था। तो ये स्थिति थोड़ा हम इसलिए बता रहे थे कि इसको फ्रॉग पढ़ना है, लेकिन बच्चा बैंग पढ़ रहा था, मीन्स कि उसको पता नहीं था या फिर वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा था। तो कई ऐसी बातें हैं जो इसमें आप देखते हैं कि ये स्थितियां हैं या फिर वो ये बात है, लेकिन वाकई में उसकी गहराई में भी कुछ बात होती है। जैसे पॉवर्टी है, और बुक में जो दिया गया है, मैं चाहता हूं कि उसको आप अपने आसपास रिलेट करें अपने समाज में। हालांकि जो डाटा इसमें दिया होगा वो काफी पुराना डाटा बुक में दिया है, तो उस हिसाब से जो आमदनी है, खर्चा है, वह भी बढ़ा है, क्योंकि लोगों की जो आय है वो आमदनी बढ़ी है, खर्चा भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है इस रेट से। तो अपने आसपास से रिलेट कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ पाएगा। नहीं तो ये प्रोनाउंसिएशन वाली बात नहीं करेगा कि पढ़ते कुछ हैं और प्रोनाउंसिएशन कुछ कर रहे हैं, तो परेशानी में पड़ जाइएगा। बुक को पढ़िए जितना हो पाता, संभव हो पाता है। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही क्यों नहीं हो, बायोलॉजी को पढ़ते हैं या केमिस्ट्री, फिजिक्स को पढ़ते हैं, अथवा फिर एसएसटी का जो भी चारों बुक है, या फिर संस्कृत और हिंदी ही है, इंग्लिश है, तो पढ़िए। 9th के बुक को पढ़िए जितना पढ़ पाते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा दोबारा इस बुक को। यदि कोई आप में से टीचर बन पाते हैं तो पढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ाने का मौका मिलेगा। यदि नहीं पढ़ते हैं, नहीं ऐसा मौका मिलता है टीचर बनने का, तो पक्का ये तय है कि दोबारा तो मौका नहीं मिलने वाला है। तो जितना हो सके पढ़िए, भरमन के पढ़िए, इच्छा से पढ़िए। जब पढ़ने का काम ही मिला है तो क्या करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब आज के लिए इतना ही।